शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन संदर्भित प्रतिबंधों को आगामी 31 जनवरी तक लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते अब तक चले आ रहे सभी प्रतिबंध अब 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दी गई तमाम छूट व सहूलियत भी बदस्तूर जारी रहेगी। वहीं राज्य के शहरी क्षेत्रों में आगामी 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद को आगे बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा आह्वान किया गया है कि राज्य में हर कोई अपने अपने घरों में रहकर ही 31 का जश्न मनाए और नए साल का घर पर ही रहकर स्वागत करें। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल भी भीड़भाड़ नहीं करने का आह्वान करते हुए कहा गया है कि 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को जहां तक संभव हो घरों से बाहर न जाने दिया जाए। इसके अलावा हर कोई मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करे। प्रतिवर्ष 31 से 1-2 दिन पहले से ही शहर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत वाहन चालक द्वारा शराब पी गई है अथवा नहीं इसकी जांच ब्रीथ एनालाइजर द्वारा की जाती है। हर वर्ष की तरह इस साल भी शहर पुलिस द्वारा 31 पर शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान शुरू किया जा रहा है, जो बुधवार 30 दिसंबर की शाम से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार किसी की भी ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच नहीं की जाएगी, बल्कि किसी भी व्यक्ति पर शराब पिए होने का संदेह रहने पर उसे पुलिस अपने साथ लेकर अस्पताल जाएगी और वहां पर उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। इस समय शहर सहित जिले में हर ओर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में 31 पर चलाए जाने वाले ड्रंक एंड ड्राइव अभियान में पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइजर का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया जा रहा, ताकि किसी भी व्यक्ति की वजह से कोई अन्य व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में न आए। समीपस्थ चांगापुर परिसर स्थित चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर की ओर जाने वाली सड़क विगत कई दिनों से खराब पड़ी है। यहां पर प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों की संख्या में भाविक श्रद्धालु चांगापुर नरेश के दर्शन करने हेतु आते हैं, जिन्हें इस खराब रास्ते की वजह से काफ़ी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा विगत लंबे समय से इस सड़क के निर्माण हेतु प्रयास किया जा रहा था। ये प्रयास उस समय सफल हुए जब चांगापुर स्थित हनुमान मंदिर तक जाने हेतु पक्की सड़क बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 71 लाख रुपए की निधि मंजूर हुई है और अब जल्द ही इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी मिलने के बाद पार्षद बबलू शेखावत व विलास इंगोले द्वारा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण शुरू करने हेतु निवेदन किया गया। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते चांदूर बाजार स्थित श्री गजानन जिनिंग प्रेसिंग में पणन महासंघ द्वारा सरकारी कपास खरीदी केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ पर खुद सांसद नवनीत राणा के हाथों पूजन करते हुए कपास की खरीदी का काम शुरू किया गया। बुधवार 30 दिसंबर को इस खरीदी केंद्र का सांसद नवनीत राणा के हाथों विधिवत उद्घाटन किया गया। इस समय सांसद नवनीत राणा ने यहां पर यंत्र सामग्री का पूजन करने के साथ ही कपास बिक्री हेतु आए किसानों का शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया। साथ ही जिनिंग संचालकों को निर्देश दिया कि सभी किसानों को उनकी कपास का उचित मूल्य दिया जाए और उनकी सुविधाओं की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। इस समय सांसद नवनीत राणा ने यह खरीदी केंद्र शुरू करने हेतु पणन महासंघ के अध्यक्ष अनंतराव देशमुख व संचालिका छाया डंडाले द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करेंगे। इस समय सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है, जो कल खत्म हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड द्वारा कहा गया है कि ये परीक्षाएं लिखित माध्यम से ही होंगी। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मार्च और अप्रैल माह में परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा कर सकते हैं। वहीं इस बार यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से नहीं बल्कि पहले की तरह लिखित माध्यम से ही होगी, ऐसा सीबीएसई बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है। जिले की 553 ग्राम पंचायतों में आगामी 15 जनवरी को प्रत्यक्ष मतदान होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन बुधवार 30 दिसंबर को अमरावती शहर में स्थित अमरावती व भातकुली तहसील कार्यालयों में इच्छुक प्रत्याशियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इससे पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से केवल ऑनलाइन नामांकन ही लिए जा रहे थे। वहीं नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन पारंपरिक पद्धति से ऑफलाइन नामांकन प्रस्तुत करने को अनुमति दी गई, क्योंकि ऑनलाइन नामांकन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नामांकन पेश करने का समय शाम 5:30 बजे तक आगे बढ़ाया गया। ऐसे में संबंधित तहसील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के इच्छुक प्रत्याशी बड़ी संख्या में अपने अपने नामांकन प्रस्तुत करने हेतु संबंधित तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर सबसे पहले हर एक प्रत्याशी की कोरोना संबंधी जांच करते हुए उनके थ्रोट स्वैब सैंपल लेकर उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट की गई,
जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें नामांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नेतृत्व में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधीश शैलेश नवाल के मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक ज्ञापन भेजते हुए कहा है कि जिले में बदरीले मौसम की वजह से तुअर एवं हरभरा की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका त्वरित पंचनामा करते हुए सरकार ने प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देना चाहिए। स्थानीय सातुर्णा औद्योगिक वसाहत में खाली पड़ी जमीन पर विगत कुछ समय से कई लोगों द्वारा अतिक्रमण करते हुए अपने छोटे मोटे व्यवसाय शुरू किए गए हैं, जिसके बारे में औद्योगिक वसाहत की ओर से दी गई शिकायत के बाद मनपा प्रशासन ने इस परिसर के अतिक्रमण धारकों को अपना अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी की थी। यह बात पता चलने पर विधायक राणा तुरंत सातुर्णा औद्योगिक वसाहत परिसर पहुंचे और उन्होंने यहां पर इस वसाहत के पदाधिकारियों सहित मनपा अधिकारियों के साथ इस परिसर का मुआयना करते हुए गरीब अतिक्रमण धारकों के साथ साथ उद्योजकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इस पूरे परिसर की नापजोख करते हुए यहाँ पर खाली पड़ी जमीन को चिन्हित किया जाए, साथ ही वनीकरण हेतु आरक्षित रखी गई जमीन को तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाए। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विगत 35 दिनों से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को समर्थन देने हेतु सीटू की ओर से स्थानीय गांधी चौक स्थित रिलायंस ट्रेंड शोरूम के सामने बुधवार को प्रदर्शन किया गया और रिलायंस ट्रेंड शोरूम को आंदोलनकारियों द्वारा बंद भी कराया गया। हे जे सरकार आहे, हे सरकार या देशातील अदानी अंबानीच्या इशाऱ्यावर आल्यापासून त्यांनाच फायदे पोहोचवण्यासाठी कार्यरत आहे। जीएसटी आणला, नोटबंदी आणली, या सगळ्याचा फायदा या देशातील या दोन कारपोरेट घरांनी घेतले आहे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु गठित किए गए किसान आज़ादी आंदोलन मंच द्वारा जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर माह में पारित किए गए तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसान हितों के खिलाफ है और इससे देश का कृषि क्षेत्र बर्बाद हो सकता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेकर इसे खत्म किया जाए। 2 दिन पूर्व चांगापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मित्र मंडल द्वारा आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में प्रदीप राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला नेतृत्व पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जिला नेतृत्व को बदलने की मांग की थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित कई राकापा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदीप राउत द्वारा दिए गए बयान का निषेध करने के साथ ही उस बयान से किनारा कर लिया है। साथ ही कहा है कि प्रदीप राउत ने खुद जिलाध्यक्ष बनने की लालसा में यह बयान दिया है, जिसका उनके साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चल रहा अंतर्कलह अब तेज होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस समय हिमालयन क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में उत्तरी क्षेत्र से ठंडी व सूखी हवाएं जिले की ओर बहकर आने की पूरी संभावना है और बुधवार से अमरावती जिले में शीतलहर शुरू होने का पूरा अंदेशा है। ऐसा अनुमान श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा व्यक्त किया गया है। ऐसे में नए साल का आगमन कड़ाके की ठंड के बीच करना पड़ सकता है। अनिल बंड के मुताबिक विगत 8-10 दिनों के दौरान यह ठंडी की दूसरी लहर हो सकती है, जो आगामी 4-5 दिनों तक बरकरार रहेगी। अमरावती महानगर पालिका द्वारा रखे गए प्री ऑडिट का प्रस्ताव स्थायी समिति द्वारा खारिज कर दिया गया है। मंगलवार को ही मनपा की स्थायी समिति की बैठक में अमरावती मनपा में प्री ऑडिट को लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संदर्भ में सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रहने के चलते ड वर्ग रहने वाली अमरावती महानगर पालिका में प्री ऑडिट का विवादास्पद नियम लागू न हो, इस हेतु स्थायी समिति सभापति काफ़ी आक्रामक हो गए थे। अमरावती मनपा के सिस्टम मैनेजर तथा प्रभारी उपायुक्त अमित डेंगरे की वर्ष 2015 में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति हुई थी, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की फाइल ही अमरावती महानगर पालिका के कार्यालय से गायब हो गई है और मूल दस्तावेजों की खोज जारी है। ऐसे में यह फाइल मिलने तक जवाब देने हेतु समय दिया जाए, ऐसी मांग एक पत्र के जरिए मनपा उपायुक्त सुरेश पाटिल ने महापौर चेतन गावंडे से की है। जानवरों की अवैध ढुलाई तथा तस्करी जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होना बेहद आवश्यक है। इस हेतु प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहर एवं ग्रामीण स्तर पर विशेष पथक बनाए जाएं, ऐसे आशय के निर्देश उप जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे द्वारा मंगलवार को जारी किए गए हैं। इस कानून को लेकर जनजागृति करने के लिए आगामी 15 से 30 जनवरी के बीच एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न उपक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शहर के धनराज लेन स्थित सत्यनारायण मंदिर में मंगलवार 29 दिसंबर की शाम 6 बजे अग्रवाल समाज, अग्रवाल बहुउद्देशीय सोशल मंच, अग्रवाल महिला मंडल तथा अग्रवाल सखी मंच की ओर से वरदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अग्रबंधुओं ने अपनी कुलदेवी माता महालक्ष्मी का पूजन करते हुए बड़े विधि विधान के साथ आरती की। साथ ही माता महालक्ष्मी को खीर व मेवे के प्रसाद का भोग भी चढ़ाया। जिले में बुधवार 30 दिसंबर को कोरोना के 70 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 19,596 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 43 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 34 पुरुषों व 33 महिलाओं का समावेश रहा।
इनमें अमरावती शहर के 46 और ग्रामीण इलाके के 24 लोगों का है। वर्ष 2020 खत्म होने में अब महज एक दिन का समय शेष है और एक दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा। ऐसे में यदि पीछे मुड़कर देखा जाए तो इस गुजरते वर्ष में ऐसी कई घटनाएं रही जिनके लिए इस साल को याद रखा जा सकता है। सबसे अव्वल तो यह पूरा साल कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय तक स्मृति में बना रहेगा। वहीं इस साल अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जो लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही। कोरोना एवं लॉकडाउन के बावजूद भी वर्ष 2020 में हत्या, बलात्कार, चोरी व सेंधमारी जैसी घटनाएं बदस्तूर होती रही। हालांकि उनका प्रमाण विगत कुछ वर्षों की तुलना में कुछ हद तक कम जरूर रहा। साथ ही कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के समय सन्नाटे से भरी शहर की सड़कों पर बंदोबस्त में तैनात पुलिस महकमे ने कई आपराधिक वारदातों का पर्दाफाश करने में बेहद शानदार काम भी किया है। बीते वर्ष में 11 माह के दौरान हत्या की कुल 22 घटनाएं घटित हुई। वहीं 65 मामले हत्या के प्रयास से संबंधित दर्ज किए गए। साथ ही महिलाओं व युवतियों के साथ लैंगिक अत्याचार किए जाने की 69 घटनाएं घटित हुई हैं। इस एक वर्ष के दौरान डाके की 1 और जबरिया चोरी की 65 घटनाएं सामने आई। वहीं घरों में सेंधमारी के 204, चोरी के 766, वाहन चोरी के 301, धोखाधड़ी के 13, जालसाजी व ठगबाजी के 128, अपहरण के 76, मारपीट व हमले के 623, सरकारी व कर्मचारियों पर हमले के 23, विनय भंग के 268, सड़क हादसों में मौत के 69 तथा घायल होने के 177 सहित विवाहिता प्रताड़ना के 69 मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। शहर पुलिस की गश्ती टीम द्वारा शहर में चोरी छिपे तरीके से रहने वाले तड़ीपारों और संदिग्धों के रूप में घूमने वाले आरोपियों को हिरासत में लेना शुरू किया गया है। इस हेतु शुरू किए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत पुलिस ने मंगलवार को 3 तड़ीपार सहित 4 संदिग्ध चोरों को अपनी हिरासत में लिया। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले कानफोड़ी निवासी 65 वर्षीय भास्कर पांडुरंग चोरे नामक किसान ने अपने खेत में नीम के पेड़ पर फांसी का फंदा बांधकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि इस किसान पर बैंक का काफ़ी कर्जा था और वह बीमारी से भी त्रस्त था, जिसकी वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वरुड पुलिस थाने में कुरली और जरुड परिसर से 2 लड़कियों को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज की गई है। कुरली गांव में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की मां मजदूरी के लिए खेत पर गई हुई थी। जब शाम को घर पर लौटी तब उसे अपनी बेटी घर में दिखाई नहीं दी और उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी घटना के तहत जरुड गाँव में रहने वाले रोहित नेवारे नामक युवक ने एक नाबालिग युवती का अपहरण कर लिया। ऐसी शिकायत भी वरुड थाने में दर्ज की गई है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को 2 मोटरसाइकिल व 1 साइकिल चोरी की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में आने वाले गुरुवर्धन अपार्टमेंट से अज्ञात चोर एक मोटरसाइकिल चुरा ले गया। वहीं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले सतीश चंद्र सराफ की एक्टिवा मेगे कॉम्प्लेक्स के पास से चुराई गई। साथ ही मणिपुर लेआउट में रहने वाले मनोहर लाल पवियानी की साइकिल को अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के अराफात कॉलोनी में रहने वाले रेहान अहमद अब्दुल कलीम विगत 28 दिसंबर को अपने घर पर ताला लगाकर अपने परिजनों के साथ अंजनगांव सुरजी गए हुए थे। जब वे वहां से वापस लौटे तो उन्हें अपने घर का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और घर के भीतर से सोने के आभूषण व नगद सहित 11,000 रुपये का माल गायब दिखाई दिया। इस मामले की शिकायत नागपुर गेट थाने में दर्ज कराई गई है। वलगांव थाना क्षेत्र के आष्टी गाँव में रहने वाले 38 वर्षीय युवक कैलाश वामनराव अरमाले ने विगत 28 दिसंबर की शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। वलगांव पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। वलगांव थाना क्षेत्र के ही रेवसा गांव में 48 वर्षीय इशाक शाह फतरू शाह की सर्पदंश के चलते मौत हो गई है। वलगांव पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। कुर्रा थाना क्षेत्र में आने वाले अमरावती रोड पर कुर्रा निवासी अब्दुल मलिक अब्दुल खालिक नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसलने से मौत हो गई। यह व्यक्ति मंगलवार की दोपहर भिवापुर से कुर्रा गांव की ओर जा रहा था, तभी एक्सआर पेट्रोल पंप के सामने उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर स्लिप हो गई। इस व्यक्ति को उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।